गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा। मैं शिवांगी आप सभी का दोबारा एक बार फिर से पुनः स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा में। कल हमने अधिगम का दूसरा सिद्धांत पढ़ा था जो कि पावलोव ने दिया था। इवान पेट्रोविच पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत था उसका अध्ययन हमने कल की वीडियो में करा था। उसके अलावा मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हम अधिगम के दो सिद्धांतों का अध्ययन कर चुके हैं। पहला था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। उसमें क्या था, उसमें उन्होंने प्राणी को अनुक्रिया कराने के लिए उद्दीपक का प्रयोग किया था। इसी प्रकार से कल का जो हमने सिद्धांत पढ़ा था जो हमारा था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो कि पावलोव ने दिया था, उसमें उन्होंने क्या बताया था, उसमें भी उन्होंने प्राणी को अनुक्रिया कराने के लिए दो प्रकार के उद्दीपकों का प्रयोग किया था, स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक। लेकिन आज हम जो हमारा तीसरा सिद्धांत है अधिगम का सिद्धांत, जो हमारा तीसरा सिद्धांत है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें क्या है, इस सिद्धांत में किसी भी उद्दीपक का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें यह बताया गया कि प्राणी को अधिगम कराने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं हम कि कैसे नहीं होती उद्दीपक के बिना ऐसे कैसे अधिगम कर लेगा। तो हम आज के सिद्धांत में देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा आज का सिद्धांत है ये हमारा तीसरा सिद्धांत है। इसके बाद हमारे 3 सिद्धांत और बचेंगे। हमारे यूपी टेट के सिलेबस में 6 सिद्धांत है, ये मैं आपको बार बार बताती चल रही हूँ। आज का सिद्धांत क्या है, आज के सिद्धांत के नाम हम देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। आप इसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत कह लीजिए या फिर उत्सर्जित व्यवहार सिद्धांत कह लीजिए या फिर यांत्रिक सिद्धांत, साधनात्मक सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, आरएस थ्योरी या फिर आर टाइप थ्योरी। ये जो सारे नाम है ये सारे नाम एक ही सिद्धांत के। जो हमारा क्रिया प्रसूत सिद्धांत है उसके बहुत सारे ये अन्य नाम भी हैं जो कि मैंने आपको भी बताया था। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए आगे देखते हैं कि ये जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन थे। तो इसके प्रतिपादक थे वी.एफ. स्किनर। ये जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है इसका प्रतिपादन वी.एफ. स्किनर ने किया था जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, आपके अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है जो कि वी.एफ. स्किनर ने दिया था, वी.एफ. स्किनर जो हमारे थे वो अमेरिका के रहने वाले थे। अब वी.एफ. स्किनर ने और क्या दिया, इन्होंने नैमित्तिक अनुबंधन के बारे में बताया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नैमित्तिक अनुबंधन का जहाँ पे जिक्र आ रहा है, नैमित्तिक अनुबंधन का जहाँ पर नाम आ रहा है वहां पर आपको ऑप्शन स्किनर राइट कर देना है। ठीक है, नैमित्तिक अनुबंधन जो है वो हमारे स्किनर ने दिया था। और देखिए अगला क्या है, अधिगम के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। कल हमने पढ़ा था ना, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पावलोव महोदय हैं उन्हें भी नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन उन्हें किस क्षेत्र में मिला था, हमारा जो पावलोव है उन्हें जीव विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और वहीं पे मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधिगम के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो अधिगम के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्किनर को मिला था। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे पता है कि हाँ ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अगर आपसे पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीव विज्ञान के क्षेत्र में किसे मिला, तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में मिला था पावलोव को। और वहीं आपसे पूछ रहा है अगर कि अधिगम के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो अधिगम के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो स्किनर को मिला है। इतना क्लियर है? क्लियर? एक बार फिर देख लेते हैं। जो हमारा अधिगम का ये जो तीसरा सिद्धांत है जिसका नाम है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इसे हम और कई अन्य नामों से जानते हैं। किन किन नामों से जानते हैं? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, उत्सर्जित व्यवहार सिद्धांत, यांत्रिक सिद्धांत, साधनात्मक सिद्धांत, अधिक्रमित अधिगम सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत, आरएस थ्योरी और आर टाइप थ्योरी। ठीक है, इसमें मैंने भी आपको बताया था कि ये जो हमारे स्किनर है इस सिद्धांत में क्या बताते हैं, स्किनर कहते हैं कि इस सिद्धांत में प्राणी को कोई भी अनुक्रिया करने के लिए उसे उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। उद्दीपक के बिना भी जो प्राणी है वो अनुक्रिया करके अधिगम कर सकता है, अपना अनुभव प्राप्त कर सकता है, अनुभव के बाद अधिगम कर सकता है। तो इसे आर टाइप थ्योरी क्यों कहते हैं, यहाँ पे आर का मतलब है रिस्पॉन्स। ठीक,
यहाँ पर क्या कहा है इन्हें कि स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, अगर है भी तो पहले रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलस। अगर हम इसे स्टिमुलस नहीं भी कह रहे हैं, सिर्फ आर टाइप थ्योरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर उद्दीपक को महत्व नहीं दिया है। इसके प्रतिपादक हैं बीएफ स्किनर, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने नैमित्तिक अनुबंधन के बारे में भी बताया है, और बीएफ स्किनर को अधिगम के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अब आइए देखते हैं कि इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया, ये सिद्धांत में इन्होंने क्या प्रयोग किया है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो स्किनर है, स्किनर ने कहा है कि उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो है फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। आप देखिए कि किस प्रकार से स्किनर ने बताया कि प्राणी अधिगम करता है। देखिए, पहले इन्होंने क्या बताया कि एक प्राणी है, ठीक, प्राणी को ही तो हम अधिगम कराएंगे। अब प्राणी में इन्होंने जिस पर भी प्रयोग किया वो हम आगे बात करेंगे। तो प्राणी है, प्राणी के सामने हम क्या प्रस्तुत करेंगे, उद्दीपक नहीं, प्राणी के सामने हम ऐसा वातावरण प्रस्तुत करेंगे जो कि प्राणी पर प्रभाव डाले। ठीक, प्राणी को हम वातावरण के संपर्क में लाएंगे, जिससे कि वातावरण के संपर्क में आने पर वातावरण जो है वो प्राणी पर प्रभाव डाले। फिर प्राणी पर वातावरण का प्रभाव पड़ने के बाद क्या होगा, प्राणी जो है वो आपकी अनुक्रिया करेगा। प्राणी वातावरण के प्रभाव पड़ने से प्राणी जो है वो अनुक्रिया करेगा। फिर अनुक्रिया के बाद क्या होगा, अनुक्रिया के बाद वातावरण जो है वो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया उसे देगा। अनुक्रिया की प्राणी ने, फिर वातावरण ने उसे प्रतिक्रिया दी, और वो प्रतिक्रिया जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक, अगर प्रतिक्रिया सकारात्मक हुई तो प्राणी क्या करेगा, पुनर्वलन करेगा। सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई तो प्राणी पुनर्वलन करेगा। पुनर्वलन का मतलब क्या है कि पुनः व्यवहार करेगा। अब अगर वो उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही तो वो बार बार पुनः प्रयास करेगा, पुनः व्यवहार करेगा। पुनः व्यवहार करने से क्या होगा, पुनः व्यवहार करने से उसे अनुभव प्राप्त होगा, और अनुभव प्राप्त करने से क्या होगा, उसके अंदर बदलाव आएगा, और यही बदलाव क्या होता है, यही बदलाव जो है वो हमारा अधिगम कहलाता है। समझ में आया, क्लियर है? एक बार फिर देख लेते हैं स्किनर क्या कहते हैं। एक प्राणी है, प्राणी को अधिगम कराने के लिए हम क्या करेंगे, प्राणी को अधिगम कराने के लिए हम उसे वातावरण के संपर्क में लाएंगे। ठीक, वातावरण के संपर्क में लाए प्राणी को, फिर क्या हुआ, वातावरण ने प्राणी पर प्रभाव डाला। फिर प्राणी पर प्रभाव जब पड़ा तब प्राणी ने अनुक्रिया की। वातावरण का प्रभाव पड़ने के बाद जो प्राणी है, प्राणी ने अनुक्रिया की। फिर क्या हुआ, वातावरण की प्रभाव से प्राणी ने अनुक्रिया की। फिर क्या हुआ, फिर वातावरण ने प्रतिक्रिया की। अब वातावरण ने जो प्रतिक्रिया की वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो सकारात्मक होगी या नकारात्मक होगी। नकारात्मक होगी तो जो प्राणी है वो पुनः व्यवहार नहीं करेगा, लेकिन अगर वही प्रतिक्रिया सकारात्मक हुई तो जो प्राणी है वो पुनर्वलन करेगा। पुनर्वलन मतलब क्या है, पुनः व्यवहार करेगा। अब जब वही प्राणी पुनः व्यवहार करेगा, पुनः वही काम करेगा, तो उसे अनुभव प्राप्त होगा, और अनुभव प्राप्त होने से क्या होगा, अनुभव प्राप्त होने से उसके अंदर चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे, और वही बदलाव जो है वो आपका अधिगम कहलाता है। समझ में आ गया? अब देखिए, जो स्किनर थे, स्किनर महोदय ने कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया। स्किनर महोदय जो हमारे हैं, इन्होंने कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया। अब देखिए क्या प्रयोग किया इन्होंने कबूतर और चूहे पर प्रयोग क्यों किया, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि अनुक्रिया कराने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है, तो इन्होंने कबूतर और चूहे को ही क्यों चूज किया। ठीक है, कबूतर इसलिए क्योंकि जो कबूतर है वो चलते समय, चाहे उसके सामने भोजन हो या ना हो, चलते समय नीचे की तरफ चोंच मारेगा, चोंच मारते हुए चलता है, भले ही भोजन हो या ना हो, उसे चोंच मारनी है। ऐसे ही चूहा ले लीजिए, चूहा जो है वो हर समय चलता रहेगा। आपने चूहे को रुके हुए नहीं देखा होगा, अगर रुका हुआ है भी तो वो किस लिए है, अगर जैसे हम उसे भगा रहे तो वो एक कोने में जाकर छिपके बैठ जाएगा। लेकिन चूहा जो ऐसा प्राणी है जो हमेशा क्रिया करता रहता है, हमेशा चलता रहता है। तो इसीलिए इन्होंने ऐसे प्राणियों को पर प्रयोग किया कि जिन्हें अनुक्रिया करने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, इन पर प्रयोग करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन पर प्रयोग करने के लिए इन्होंने एक विशेष प्रकार का बॉक्स तैयार किया, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स कहते हैं।
इस विशेष प्रकार के बॉक्स को क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स कहते हैं। फिर बाद में आगे चलकर क्या हुआ, स्किनर के जो शिष्य थे, स्किनर के शिष्यों ने इसका नाम बदलकर स्किनर बॉक्स कर दिया। ओके, डन, क्लियर, स्किनर बॉक्स कर दिया। अब देखिए इस बॉक्स में ऐसा स्पेशल क्या था, क्यों ये विशेष प्रकार का बॉक्स था। इन्होंने इस बॉक्स का निर्माण किया, फिर इस बॉक्स में क्या किया, इस बॉक्स में ये क्या है, ये बॉक्स का फर्श है, ठीक है, बॉक्स का फर्श है। इस बॉक्स में इन्होंने यहाँ ये 3 युक्तियां लगाई, 3 मैकेनिज्म लगाए और यहाँ एक इस साइड में टाइमर लगाया। अब बॉक्स में इन्होंने प्लेट रख दी, वो भी खाली, ठीक। अब देखिए अब इन्होंने प्रयोग कैसे किया, इन्होंने ये प्रयोग किया, पहले तो ये देख सकते हैं कि इनका यूज क्या है। ये जो फर्श है, फर्श का यूज क्या है, ये विशेष प्रकार का बॉक्स है क्यों, फर्श ऐसा है, अगर इस फर्श पर आवश्यकता से अधिक दाव डाला गया, आवश्यकता से अधिक वजन डाला गया तो क्या होगा, तो ये जो 3 युक्तियां लगी हैं ये अपने आप सक्रिय हो जाएंगी। और ये जो 3 युक्तियां हैं ये सक्रिय होकर क्या करेंगी, पहली युक्ति में से आवाज निकलेगी, दूसरी में से प्रकाश और तीसरी में से भोजन। अगर इस फर्श पर आवश्यकता से अधिक दाब पड़ा तो ये तीनों युक्तियां सक्रिय होकर आवाज, प्रकाश और भोजन एक साथ इस प्लेट में डाल देंगी। अब आवाज को तो प्लेट में डाल नहीं सकते, प्रकाश को भी नहीं डाल सकते, तो आवाज और प्रकाश क्या है, ऐसा है कि इन चीजों से प्राणी जो है इसकी ओर आकर्षित होगा। और ये जो टाइमर है इसका प्रयोग क्या है, ये टाइमर का प्रयोग ये है कि ये अनुक्रिया किस समय हुई है उसको व्यक्त करेगा, टाइम बताएगा कि जो अनुक्रिया हुई है वो किस समय हुई है। तो देखिए प्रयोग करने के लिए इन्होंने क्या किया, प्रयोग करने के लिए इन्होंने कबूतर को इस पिंजरे में बंद कर दिया, इस बॉक्स में कबूतर को बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, अब देखिए जैसे कि अभी बताया था कि जो कबूतर है वो चलते चलते चोंच मारता है, नीचे की तरफ चोंच मारते हुए चलता है। तो ऐसे कबूतर थोड़ी दूर चला, फिर उसने यहाँ पर चोंच मारी, ऐसे थोड़ी दूर चला, फिर उसने यहाँ पर चोंच मारी, क्या हुआ, आवश्यकता से अधिक दाब पड़ा। फिर ये जो 3 युक्तियां ये सक्रिय हो गई, आवाज निकली, इसमें से प्रकाश निकला और भोजन निकला, और भोजन वो आ गया प्लेट में आ गया। फिर क्या हुआ, फिर कबूतर ने भोजन ग्रहण कर लिया। अब इस अनुक्रिया की जो टाइमिंग थी वो थी 20 सेकेंड, ठीक, 20 सेकेंड थी। फिर दोबारा क्या हुआ, दोबारा फिर से भोजन उसने खा लिया, भोजन खत्म हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वो थोड़ी दूर फिर चला, थोड़ी दूर फिर चलने के बाद उसने फिर चोंच मारी, क्योंकि ये तो उसकी आदत में है कि चलते चलते चोंच मारना। फिर उसने फिर चोंच मारी, फिर चोंच मारने से क्या हुआ, फिर चोंच मारने से फिर से ये तीनों युक्तियां जो है वो सक्रिय हो गई। फिर क्या हुआ, फिर से आवाज, प्रकाश और भोजन एक साथ, भोजन जो है वो प्लेट में आ गया। अब आवाज सुनकर और प्रकाश देखकर जो कबूतर है वो प्लेट की तरफ आकर्षित हुआ, उसने फिर से वो भोजन ग्रहण कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, टाइमर ने टाइम नोट किया, अब इस बार टाइम कितना था, 18 सेकेंड। इसी प्रकार से यही क्रिया जो है वो कबूतर ने दोबारा दोहराई। फिर एक समय ऐसा आया कि ये जो समय अंतराल है ये कम होता चला गया। फिर एंड टाइम पे क्या हुआ, एंड टाइम पे उसने ये चलना बंद कर दिया, बस वो भोजन खत्म होता, उसके बाद फर्श पर चोंच मारता, फिर से भोजन आ जाता और वो भोजन को खा लेता। तो ये क्या हुआ, उसने क्या किया, जो प्राणी था, देखिए सिद्ध हो रहा है ना, प्राणी कौन है यहाँ पर, प्राणी है कबूतर। फिर प्राणी को एक ऐसा वातावरण दिया जा रहा है, वातावरण क्या है यहाँ पर, ये वातावरण है, ये बॉक्स, क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो बॉक्स है ये है कबूतर के लिए वातावरण। वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है कबूतर पे। फिर वो क्या कर रहा है, प्राणी अनुक्रिया कर रहा है, क्या अनुक्रिया कर रहा है, वो फर्श पर चोंच मार रहा है। फिर उसके बाद वातावरण प्रतिक्रिया कर रहा है, वातावरण क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, वातावरण ये प्रतिक्रिया कर रहा है कि उसके लिए भोजन दे रहा है, चोंच मारने पर भोजन दे रहा है। अब ये प्रतिक्रिया कबूतर के लिए कैसी हुई, सकारात्मक हुई। तो प्रतिक्रिया जब सकारात्मक हुई तो कबूतर क्या कर रहा है, कबूतर पुनः व्यवहार कर रहा है, फिर से दोबारा वही क्रिया कर रहा है ना। फिर क्या हो रहा है, पुनः बल देना, पुनर्वलन कर रहा है, तो उसके अनुभव में जो है वो बदलाव आ रहा है। वो ये देख रहा है, ये सीख रहा है कि मैं जब यहाँ पे चोंच मारता हूँ तब भोजन आ जाता है, तो वो बिना चले बिना रुके चोंच मारना प्रारंभ कर देता है। फिर ये उसके अंदर बदलाव आया,
इसी को हम क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। समझ में आया कि जो स्किनर है, स्किनर ने किस प्रकार से प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया, और फिर इन्होंने उद्दीपक को इतना महत्व क्यों नहीं दिया है। तो ये जो स्किनर है, स्किनर कहते हैं कि बालकों को अगर हमें कुछ भी सिखाना है तो हमें उन्हें उचित वातावरण देना होगा। हम उन्हें अच्छा वातावरण देंगे तो वातावरण का जो प्रभाव है वो बच्चों पर पड़ेगा, फिर बच्चे जो है वो अनुक्रिया करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, वातावरण जो है प्रतिक्रिया करेगा। अगर प्रतिक्रिया सकारात्मक है तो बालक जो है पुनः वही क्रिया करेगा, पुनः व्यवहार करेगा। फिर इससे क्या होगा, इससे उसे अनुभव प्राप्त होगा, और अनुभव प्राप्त होने के बाद क्या होगा, उसके अंदर चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस जो है वो क्या कहलाएंगे, वो अधिगम कहलाएंगे। क्लियर हो गया, सिद्धांत समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बता सकते हैं, मैं आगे कमेंट देखूंगी कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा आपको। वैसे बहुत अच्छे से समझाया मैंने, इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। जितने भी आपके सिद्धांत हैं उनमें कुछ भी नहीं है, आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जो मनोवैज्ञानिक है हमारे, उन्होंने किस प्रकार से प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया, उन्हें प्रयोग करने के लिए किया क्या। अब देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं हम हमारे व्यवहारिक जीवन का। देखिए मान लीजिए छोटा बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा है, अब वो किसी काम की जिद कर रहा है, चाकू उठाने की जिद कर रहा है, ठीक है। वो जिद कर रहा है कि मैं इस चाकू से खेलूंगा। हमने उससे चाकू छीन लिया। अब जब हमने चाकू छीन लिया, हम उससे मना कर रहे हैं कि ये काम नहीं करना, तो वो क्या करेगा, वो दोबारा करेगा। लेकिन स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर क्या कहते हैं कि उसे स्वतंत्र वातावरण दिया जाए, मतलब जो काम वो करना चाह रहा है उसे करने दिया जाए, उसी से तो वो अधिगम करेगा। अब इनके कहने का मतलब ये है कि बच्चा अगर चाकू से खेलना चाह रहा है तो हम उसे चाकू से खेलने दें, हम उसे टोके ना। चाकू से क्या होगा, वातावरण हो गया। अब जो बच्चा है वो अनुक्रिया क्या करेगा कि चाकू से खेलेगा। अब वातावरण जो है उससे प्रतिक्रिया क्या देगा। अब देखिए अगर नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है तो नकारात्मक प्रतिक्रिया में क्या होगा, वो चाकू से खेल रहा है, उसका हाथ कट जाएगा, तो क्या वो दोबारा वो चीज करेगा, नहीं करेगा। तो इसका मतलब वो पुनर्व्यवहार नहीं करेगा, क्रिया जो है वहीं पे समाप्त हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर वातावरण ने उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया दे दी कि जैसे उसने चाकू से खेलना स्टार्ट किया और ऐसे किसी भी चीज से या कुछ भी करके चाकू उससे टूट गया, ठीक, तो उसे क्या लगेगा, उसके अंदर ये सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी उसके लिए। तो उसे लगेगा कि मैंने चाकू तोड़ दिया, तो ये मेरे लिए खतरनाक वस्तु नहीं है। तो वो क्या करेगा, पुनः व्यवहार करेगा, फिर से वो वही चाकू से घेरने जाएगा। तो ये जो उसके लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी। तो इससे क्या होगा, उसे अनुभव प्राप्त होगा और फिर उसके अंदर बदलाव आएगा, और फिर यही क्रिया क्या कहलाएगी, अधिगम कहलाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि कैसे वातावरण के प्रभाव से प्राणी अनुक्रिया करता है, फिर किस प्रकार से वातावरण जो है वो प्रतिक्रिया करता है, और फिर कैसे धीरे धीरे करके यही इसी प्रतिक्रिया का सकारात्मक रूप जो है वो हमें अधिगम कराता है। ठीक, हमारा ये जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हम 3 सिद्धांत का अध्ययन कर चुके हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अब देखिए जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत था उसमें क्या हो रहा था, उसमें सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया जा रहा था, उद्दीपक को दिया जा रहा था। और हमारा दूसरा वाला सिद्धांत था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उसमें अनुबंधन को महत्व दिया जाता था कि चौथी वाले स्टेप का अनुबंधन पहले वाले स्टेप से हो रहा है। और यहाँ पर ये जो हमारा सिद्धांत है इसमें हम पुनर्गलन पर ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तीनों मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग चीजों को महत्व दिया ना, लेकिन वो जो 2 मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने उद्दीपकों को महत्व दिया कि उद्दीपक जरूरी है अनुक्रिया कराने के लिए। पावलोव ने 2 उद्दीपकों का प्रयोग किया, स्वाभाविक और अस्वाभाविक, और थॉर्नडाइक ने 1 उद्दीपक का प्रयोग किया। और यहाँ पर स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने वातावरण को महत्व दिया कि वातावरण होना चाहिए ना कि उद्दीपक होना चाहिए। उद्दीपक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि जो प्राणी है वो अधिगम करेगा अच्छे से या नहीं करेगा। चलिए तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।